अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं शाम रमज़ान और शाम रमज़ान में मैं हूँ आपके साथ मदिहा नकवी और मैं हूँ आपके साथ हिर्जा खान। आज शाम रमज़ान बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। वो क्यों? वो इसलिए कि आज शाम रमज़ान में आपको देखने को मिलेगी गर्ल पार्ट। बिल्कुल जी, गर्ल पावर तो होगी, लेकिन साथ में जो पॉलिटिकल पावर है इस वाले से भी हमें बात करनी होगी, क्योंकि कल हल्का 249 में जो इलेक्शन हुए लग रहा था ऐसा कि मुस्लिम लीग नून जो है वो सबकत ले जाएगी, लेकिन एंड टाइम पे हमने देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सबकत लेगी, वो भी सिर्फ 700 वोट। मदिया यहाँ तक के जश्न शुरू हो गया था। मुस्लिम लीग नून के कैंप्स में फुल ऑन भाई भंगड़े संगड़े चल रहे थे, लेकिन उसके बाद सारा मंजर तब्दील हो गया। दो चीज़ें हुई, एक तो ये कि रिजल्ट्स इतनी लेट आए और दूसरी चीज़ ये हुई कि सारी पार्टीज ने अब रिजल्ट्स मानने से इनकार कर दिया। देखिए, कीपिंग इन माइंड जो कल टर्न आउट था उसको देखते हुए जो नतीजा का जो नतीजा आने में जो टाइम लगा उसकी वजह से बहुत सारी पार्टीज बरहम की। और साथ में एक और मजे की चीज, जो वोट मुस्तरद हुए हैं वो हैं 731 और जो लीड है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मुस्लिम लीग नून पे वो है 700। तो इस हवाले से बात भी करेंगे। और बहुत सारी जमातें जिसमें हमने MQM भी शामिल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनाब वो 6ठे नंबर पर आई है, ये कैसे हुआ तहरीक इंसाफ वालों से पूछेंगे, लेकिन पहले टॉप स्टोरीज पर नजर डालते हैं। कौमी असेंबली के हल्के 249 में गैर सरकारी नताइज के मुताबिक PP उम्मीदवार कादिर मंदोखेल 700 वोटों से कामयाब। नून लीग, PTI, PSP और MQM ने नताइज मुस्तरद कर दिए। हुकूमत का गिलगित बल्तिस्तान में सयाहत के फ़रोग के लिए बड़ा ऐलान। इलाके की तरक्की पर 370 अरब के पैकेज का ऐलान। असद उमर कहते हैं सयाहत के फ़रोग के लिए मंसूबे लाए जा रहे हैं। मुल्क में अप्रैल का महीना कोरोना के फैलाव और अमवात के लिहाज से सबसे हौलनाक साबित हुआ। गुज़िश्ता बरस जून के मुकाबले में वबा का फैलाव 57% ज्यादा रहा। और घर से दूरी, मीलों का सफ़र, ट्रक ड्राइवर्स की सहरो अफ्तार कैसे गुजरती हैं, आज के शाम रमज़ान में शामिल है एक खुसूसी रिपोर्ट। सबसे पहले हम बात करेंगे कल कराची के हल्का 249 में होने वाले इंतखाबात के हवाले से, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ले गई सबकत। और आपको याद है कि फैसल वाडा साहब के मुस्ताफी होने के बाद यहाँ पर बाई इलेक्शंस हुए थे और उम्मीद भी की जा रही थी कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो यहाँ पर जैसे पंजे गाड़े हुए थे तो हो सकता है वो दोबारा विन कर जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 6ठे नंबर पर आई यहाँ पर। एग्जैक्टली 6ठे नंबर पर आई। और साथ ही हमने बहुत सारी ऐसी जमातों को भी उभरते हुए देखा जो कि एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था कि वो यहाँ से इतना ज़्यादा मार्जिन ले जाएंगी। बहरहाल एक और चीज़ मदिया ये हुई कि रिजल्ट्स बहुत लेट हो गए। हालांकि टर्नआउट बहुत कम था, बहुत कम लोग बाहर निकले, लेकिन उसके बावजूद हमने ये देखा कि रिजल्ट्स बहुत ही ताख़ीर से आए। तो 700 की लीड है पीपल्स पार्टी को, 700 की लीड है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मुस्लिम लीग नून पे। जो कुल वोट जो मुस्तरद किए गए हैं वो है 731। उमूमी तौर पे देखा जाता है कि जहां पर टर्न आउट 10% से कम हो तो वहां पर जो इलेक्शंस हैं वो नल एंड वॉइड भी करार दे दिए जाते हैं और वहां पे इलेक्शन दोबारा भी कराने को कहा जाता है। कल बहुत सारी हमने देखा पॉलिटिकल पार्टीज ने इस हवाले से शिकवा भी किया, क्योंकि कल एक वर्किंग डे था और कल मोस्टली जो आबादी वहां पर थी वो दिहाड़ीदार आबादी थी, तो वो किस तरीके से अपना काम छोड़कर बाहर आती वोट देती है बड़ा मुश्किल था। साथ में रोजे का दिन भी था और गर्मी भी थी, इसलिए बाकी सारी पार्टीज की जानिब से जिसमें खुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी शामिल थी, उनका भी ये कहना था कि इलेक्शन कमीशन से उन्होंने इस्तदा की थी कि वो इस वोट्स को आगे पोस्टपोन कर दें, इस इलेक्शन को पोस्टपोन कर दें, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। बिल्कुल टर्न आउट कम होने की जो वजह है उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। वो फैक्टर्स ये हैं कि एक तो रमज़ान है जैसे मदिया आप बता रही हैं, और साथ में सबसे बड़ी बात कोरोना भी इतना ज़्यादा फैला हुआ है। अब हुआ ये है कि जनाब पीपल्स पार्टी को तो लीड हासिल हो गई, लेकिन उसके बाद अब नून लीग, तहरीक इंसाफ और PSP और MQM ने इंतखाबी नताइज को तस्लीम करने से कर दिया है इनकार। और जीत पर रद्द अमल भी आया है। बिलावल भुट्टो का वो बड़े खुश दिखाई दिए, उन्होंने कहा कि एक तीर से इतने शिकार। उन्होंने ये भी लिखा कि ये शहर कराची किसका, भुट्टो का। बहरहाल ये सारी सूरत हाल कल बनी रही। आसिफ जरदारी ने भी जीत पर जियालों को सलाम पेश किया और कारकुनों को इलेक्शन की तैयारी की हिदायत की, जबकि तहरीक इंसाफ के रहनुमा खुर्रम शेर जमान ने अदालत जाने का ऐलान किया है और इलेक्शन कमीशन की ऑडिट और अराकीन की ज़राए आमदन की जांच पड़ताल का भी उन्होंने मुतालबा किया है। के अंदर तो रिजल्ट पीपल्स पार्टी का ऐसे आया है कि जैसे 14 साल से बल्दिया के इलाके के अंदर दूध की नहरें बह रही हैं,
3 दिन पहले भी जो सर्वे हुआ उसके अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहीं भी नहीं थी। पीपल्स पार्टी की कामयाबी ये साबित कर रही है कि ये इलेक्शन रिग्ड है। ये इलेक्शन पूरा प्री प्लान्ड इलेक्शन था। इनका जो सिस्टम है आवाम के वोटों से या ठप्पे लगानों से नहीं है, वो निज़ाम इन्होंने इलेक्शन कमीशन के अंदर अपना कोई मजबूत निज़ाम बना लिया है। सिर्फ और सिर्फ पैसा चल रहा है, लोगों को खरीदा जा रहा है, रिजल्ट को तब्दील किया जा रहा है या रास्ते में डब्बों को तब्दील कर दिया गया। कमीशन का भी ऑडिट कराया जाए, इलेक्शन कमीशन के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं उनको भी देखा जाए। वाले बल्दियाती इलेक्शंस कराने हैं, इसी तरीके से 2023 के इलेक्शन की इन्होंने तैयारी की है। तो मैं तो कहता हूँ कि किसी सियासी जमात को इलेक्शन लड़ने की ज़रूरत नहीं है। इलेक्शन कमीशन को जाके कागज़ दे दें और उनसे पूछें कि लिख के दे देंगे पहला नंबर, दूसरा, तीसरा नंबर इन्होंने किसको देना है। तहकीकात हम ज़रूर करेंगे, सिलेक्शन को हम चैलेंज करेंगे, हम कोर्ट में जाएंगे और हमें सिलेक्शन के रिजल्ट के ऊपर हम स्टे लेंगे। ये इलेक्शन हमें किसी भी हाल में इसका रिजल्ट जो है काबिल कबूल। नून लीग के रहनुमा मरियम नवाज ये कहती हैं कि चंद सौ वोटों से इलेक्शन चोरी हुआ, क्या यहाँ भी धुंध आ गई थी जो अमला इतनी ताक़ीद से पहुंचा? शहबाज शरीफ का कहना था कि वोटों की बढ़तरी कैसे कम हुई पूरे पाकिस्तान ने देखा, जबकि एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमा आमिर खान साहब ये कहते हैं कि ऐसा महसूस होता है कि ये 2018 के इलेक्शन का तसलसल है। बिल्कुल, और वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने ये कहा कि पीपल्स पार्टी ने एक नशिस्त के लिए निज़ाम को यरगमाल बना लिया। इलेक्शन इस्लाहात की ज़रूरत ज़्यादा शिद्दत से महसूस हुई है और बिल्कुल ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। जनरल इलेक्शन से पहले ये सूरत हाल ठीक होनी चाहिए, क्योंकि अभी तो टर्न आउट इतना कम था, लेकिन ये जनरल इलेक्शन होते तो क्या बहुत सारे दिन लग जाते फिर तो रिजल्ट। बिल्कुल, बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन है, इसी वाले से बात करेंगे। हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा खुर्रम शेर ज़मान साहब मौजूद हैं, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। खुर्रम साहब, बहुत शुक्रिया, आपने शामिल रमज़ान में वक्त दिया। ये कहिएगा, एक जमात जो कि हल्का 249 से जीती हुई थी, फैसल वाडा साहब यहाँ से जीते हुए थे, वो जो नंबर 1 यहाँ पे जमात थी, 6ठे नंबर पर कल आई है। आपको क्या लगता है क्या हुआ यहाँ पर? देखिए, हम तो खुद हैरान है ना कि हमें तो ये पता था कि हमारा मुकाबला है किससे। हमने तो कभी सोचा नहीं था कि हमारा मुकाबला पीपल्स पार्टी से है। लेकिन जितने भी सर्वेस हुए थे, आपने भी सर्वेस कराए, इसके अलावा कोई 3 बड़ी कंपनी थी जिन्होंने सर्वे किया, उसमें पीपल्स पार्टी चौथे या 5वें नंबर पे थी और कहीं 6ठे नंबर पे थी। इलेक्शन से एक रात पहले भी हम जीत रहे थे, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि 29 तारीख का जब सूरज डूबा तो सारा इलेक्शन का रिजल्ट चेंज हो गया है। मैं आपसे बताऊं कि 16,500 या 17,000 लोगों ने हमारे कैंप्स पर आके हमसे वोटर स्लिप्स बनाई है हमारे CMS सिस्टम के थ्रू। तो वो 17,000 लोग हमारे कहाँ चले गए? लेट्स से 30% लोगों ने फैसला किया कि PTI को वोट नहीं देना है, जिन्होंने हमसे आके वोटर स्लिप्स बनाई, तो बाकी 70% वोट हमारा कहाँ गया? सबसे ज्यादा रश हमारे कैंप्स के ऊपर था मगरिब असर के टाइम तक, लेकिन उसके बाद जब रिजल्ट आया तो हम चौथे नंबर के ऊपर आ रहे हैं। मेरा ये सवाल है कि फैसल वाडा ने तो यहाँ पे जितना काम कराया 2 साल में, इतना काम तो पीपल्स पार्टी ने 14 साल में नहीं कराया। 1 महीने में 2 घंटा पानी आता है यहाँ पे पूरे बल्दिया के अंदर। आप जाके वहाँ पे सर्वे करवा लें, खुद एक शख्स। ज़मान साहब, आपका आपने में वक्त दिया, जल्दी से हम आपको ले चलते हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। को कराची के शहरी को शुक्र कहना चाहता हूँ कि आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में पे एतमाद करते हुए NA 249 की बाई इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को मंदखेल साहब को तारीखी कामयाबी इस बाई इलेक्शन में दिलवा के एक बार फिर ये साबित कर लिया है कि पाकिस्तान के अवाम इस हुकूमत के साथ नहीं है, पाकिस्तान के अवाम हमारे साथ है, पाकिस्तान के अवाम ऑपोजिशन के साथ खड़ी है। पाकिस्तान के अवाम ने फिर से इबरतनाक शिकस्त दिलवाई है PTI को, और कराची के अवाम ने साफ पैगाम भेजा है इस कठपुतली नालायक नाअहल हुकूमत को कि ये सिलेक्टेड हुकूमत कराची के अवाम ने रिजेक्ट कर लिया है। कराची के अवाम ने इस हुकूमत की नालायकी की वजह से, नाअहली की वजह से, जिस जो गुर्बत का और बेरोज़गारी का मुकाबला कर रही है, जो महंगाई की सुनामी में डूब रही है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के गरीब दोस्त, अवाम दोस्त मशहूर के साथ देकर इस अवाम दुश्मन, गरीब दुश्मन को शिकस्त दिलवाए है। और हम समझते हैं कि ये पाकिस्तान की सियासत के लिए एक नया रुख का सबूत है कि अब पाकिस्तान की सियासत जमहूरी क़ुव्वतों की तरफ आगे बढ़ते नज़र आ रही है। और अब जो ये स्ट्रैंगल होल्ड था, इस रेजीम का स्ट्रैंगल होल्ड था
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कंसिस्टेंट ऑपोजिशन की वजह से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जमहूरी और ऑपोजिशन की स्ट्रैटेजी की वजह से हमने ना सिर्फ हुकूमत को पहले राउंड में बाय इलेक्शंस में मुल्क भर में शिकस्त दिलवाया, फिर नेशनल असेंबली में शिकस्त दिलवाया, फिर चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में शिकस्त दिलवाया, फिर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीते। अब हमने कराची की बाय इलेक्शन में उस सीट से जहां आप सब मेरे दोस्त कह रहे थे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं जीतेगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जीत के ये साबित कर दिया कि जो मेहनत करता है, जो गरीब के साथ देता है, जो भी प्रोपेगेंडा मीडिया में चलेगा, हर जगह चलेगा, वो कामयाब नहीं होगा। आखिरकार जो अवाम में रहते हैं और अवाम के साथ रहकर मुकाबला करते हैं, मुश्किल वक्त का अच्छा वक्त में भी साथ देते, उनकी जीत होती है। और अब ये हमारे लिए और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो हमारे कराची के साथी हैं, इनके लिए इनका इम्तिहान जो है वो अब शुरू हुई है। कराची के अवाम ने मलीर की बाय इलेक्शन में और अब बल्दिया की बाय इलेक्शन में ये साबित कर दिया कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ देने को तैयार है। और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी ये साबित करेगी कि हम कराची के अवाम की उम्मीदों के मुताबिक पूरे हम अपने काम करने की कोशिश करेंगे। महदूद वसाइल में ज़्यादा मेहनत से हम उनके मसाइल दूर करने के कोशिश करेंगे। और इस नालायक नाअहल हुकूमत जिनकी PTIMF की मुआशी पॉलिसीज़ की वजह से आज हर पाकिस्तानी तकलीफ़ में है, वो इनके हर पॉलिसी को, चाहे वो मुआशी पॉलिसी हो, सियासी पॉलिसी हो, इनको रिजेक्ट किया है। और ये एक बहुत बड़ा तारीखी कामयाबी है जमहूरी जमातों के लिए। और ख़ास तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन को मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिन्होंने दिन रात मेहनत किया, रमज़ान के रोज़ा के बावजूद, इस सख्त मौसम के बावजूद, कोविड की तीसरी लहर के बावजूद, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हर जियाला ने मैदान में सियासी हथियार इलेक्शन, जमहूरी इतिहार इलेक्शन ही होता है, और इस सियासी मैदान में सब मौजूद थे। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो जीत है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जियालों की कामयाबी है। और मैं हर एक जियाले का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। थैंक यू। चेयरमैन साहब, ये बताएं कि सारे जो पीछे खड़े हैं, कल हमने देखा मुख्तलिफ, एक का नाम लेंगे दूसरा नाराज हो जाए, सारे जितने खड़े और बैठे उनकी कल मेहनत हमें नजर आई। और तकरीबन 3 दिहाइयों के बाद, 28 साल के बाद ये नशस्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हासिल आई। ये कराची का यतीम हल्का कहलाता है। यतीम हल्का वो होता है जो पार्टियां जीत जाए। मैं समझता हूँ, एक तो बिल्कुल एक तारीखी सवाल है, भले आप बात सवाल आपको रख। मेरा सवाल ये कि एक तो आप 3 दिहाई के बाद जब वहाँ के आवाम ने आपको एतमाद किया है, आप आवाम को क्या देख रहे? और दूसरा थोड़ा सा मुख्तसर मगर सियासी सवाल है, वो ये कि आज कल के इलेक्शन के बाद ये देखा गया कि जो दाएं बाजू की जमात है, PTI, मुस्लिम लीग नून, JUI, जो कि कुछ आपके इत्तेहादी में रहे PTM में, वो सब एक पेज पर नजर आए। लाड़काना में भी वो एक पेज पर है, JUI, PTI, GDI, और बल्दिया टाउन में भी वो एक पेज पर है। और वो PTM में भी आपको कह रहे हैं कि वापस आओ। क्या ऐसा होता है कि आप तरक्की पसंद जमातों का कोई नया इत्तेहाद बना लें? जहाँ तक इस कॉन्स्टिट्यूंसी की बात है, तो ये जहाँ तक ये कामयाबी है, तारीखी कामयाबी है, जो हमारा कारकुनों की मेहनत से और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तंजीम के और पार्टी की मेहनत की वजह से ये कामयाबी हासिल हुआ है। जहाँ तक ये सीट जीतने की बात है, मैं नहीं समझता हूँ कि ये कि जिस तरीके से आपने पेश किया है वो सूरत हाल ऐसे है। हकीकत ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बहुत से दफ़ा इस सीट से कामयाबी हासिल की और हमसे हमारी कामयाबी छीनी गई थी। 1988 में हमने 1970s में और फिर 1988 में हमने इस इलेक्शन से हमारा उम्मीदवार कामयाब करवाया, लेकिन उसके बाद चाहे वो 1980 का इलेक्शन हो या 93 का इलेक्शन हो, हर इलेक्शन में आपका जो रिजल्ट्स थे
वो बहुत ज़्यादा वोट्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तो मिला था। तो 2008 के इलेक्शन में शायद तकरीबन 60,000 वोट्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिले थे। तो हम जानते थे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चाहने वाले, भुट्टो शहीद के चाहने वाले, बीबी शहीद के चाहने वाले इस इलाके में रहते हैं, बसते हैं, और हमारे तंजीम ने, हमारा कैंडिडेट ने, हमारा ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत इफेक्टिव तरीके से न सिर्फ उन तक पहुंचे मगर इलेक्शन दिन पे, और आपको पता है इलेक्शन डे इज 50% ऑफ द इलेक्शन डे पे उन्होंने जिस तरीके से हमारे जियालों को वोटिंग के लिए निकाले और उनका स्ट्रैटेजी कामयाब हुआ। और ये कामयाबी अब पूरा कराची के लिए जीत है कि कराची के असल जो वारिस है, जो यहाँ में बसते हैं, रहते हैं, यहाँ के अवाम के मसाइल हल करवाना चाहते हैं, यहाँ के अवाम को आपस में नहीं लड़वाना चाहते हैं, वो जीत चुके हैं। और हम हमेशा यही कहते हैं कि जब साफ और शफाफ इलेक्शंस होंगे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंशाअल्लाह ताला आपके लिए इसी किस्म के अच्छे रिजल्ट्स ले अकरम आप सवाल करें। जस्टिस काजी ईसा के हक में फैसला आने के बाद होना ये चाहिए था कि कुछ लोग शर्मसार होते, कुछ लोग मुस्तफी हो जाते, लेकिन अब ये सुनने में आ रहा है कि एक और मर्तबा जो है ना उनके खिलाफ जो है ना एक आगाज कर दिया गया है। क्या वो कौन सी वो कुव्वतें हैं कि काजी को जो है ना वो चीफ जस्टिस बनाने के हवाले से जो है ना कोशिशें हो रही हैं कि वो ना आ सके उस नशिस्त पर, कौन सी कुव्वतें और जमहूरी कुव्वतों को खासतौर पर पीपल्स पार्टी को इस हवाले से क्या किरदार अदा करना चाहिए? जहाँ तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है, मैं वो सियासी जमात का सबसे पहले सियासी जमात का कायद था कि जब जस्टिस फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ ये एक्शन इलीगल और इनअप्रोप्रिएट एक्शन लिया गया तो हमने उस वक्त भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ना सिर्फ मज़ाहमत किया था मगर मुतालबा किया था कि जो लोग इसमें इन्वॉल्व है, जो जजेस की ब्लैकमेलिंग में इन्वॉल्व है, जो जजेस पे स्पाइंग में इन्वॉल्व है, जो जिन्होंने ये रेफरेंस भेजा है जिसमें वज़ीर आज़म भी है, सदर पाकिस्तान भी है, स्पेशल इनके एडवाइज़र्स और वज़ीर भी है, इन सब का रहना तब भी जब इन्होंने ये एक्शन किया था तब उनको नहीं रहना चाहिए था। इस किस्म का जुडिशरी पे हमले करने के बाद उनको मुस्ताफ़ी होना चाहिए था। और अब जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, जब जुडिशल काउंसिल ऑफ पाकिस्तान ने जस्टिस फ़ाइज़ ईसा को बरी कर दिया है और इस साजिश को बेनकाब कर दिया है, अब उन लोगों के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, एक पूरा इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कि ये क्या साजिश था जिसने एक ऑनरेबल जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को सियासी विक्टिमाइजेशन का निशाना बनाया गया, किरदार कशी का निशाना बनाया गया। वैसे पाकिस्तान की सियासी जमातें, ख़ासतौर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस किस्म का रवैया का आदी है। हम माजी में जुडिशल मर्डर के भी शिकार हुए हैं, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के भी शिकार हुए हैं। तो हम ज़रूर इस फैसले को वेलकम करते हैं, इस डेवलपमेंट को वेलकम करते हैं। उम्मीद रखते हैं कि आगे जाके यही जो स्टैंडर्ड्स विक्टिमाइजेशन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने एक अपने जज के लिए रखा, वैसे ही स्टैंडर्ड्स उन्हीं सियासी विक्टिम्स, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के जो निशान हो रहे हैं, जिनका किरदार कशी हो रहे हैं, जिनके खिलाफ जाली केसेस चलाए जा रहे हैं, उनके लिए भी इस किस्म का रवैया रखा जाएगा। और हम मुतालबा कर रहे हैं कि सदर पाकिस्तान मुस्ताफ़ी हो जाए। उनके कोई मॉरल अथॉरिटी नहीं है कि वो सदर पाकिस्तान रहे जब उन्होंने एक गलत, झूठा, जाली रेफरेंस भेजा सुप्रीम कोर्ट के एक ऑनरेबल जज साहिबान के खिलाफ। कोई
وجہ نہیں ہے کہ ہمارا وزیر قانون جو ہے وہ وزیر قانون رہے, کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہمارا یہ جو اکاؤنٹیبلٹی زار ہے ان کا کہ وہ اکاؤنٹیبلٹی کا ان کا مشیر رہے. سب کو مستعفی ہونا چاہیے. خان صاحب اور خان صاحب کی پوری کیبنٹ اس جرم میں انوالوڈ ہے. انہوں نے سب مل کے یہ تجویز دیا تھا صدر پاکستان کو کہ وہ یہ ریفرنس بھیجے. صدر پاکستان کا یہ غلطی تھا, اس کو اپنا مائنڈ اپلائی کرنا چاہیے تھا, سوچنا چاہیے تھا کہ میں یہ غلط کام کر رہا ہوں. اب ان سب کو اس جرم کا حساب دینا ہوگا, اور جتنا جلدی وہ اپنا صفائی کرے وہ قوم اور ملک کے لیے بہتر ہو. منور عالم ادا آصف اکرم منور عالم پی ڈی ایم کو بچانے کے لیے اب آپ کے پاس آخری کیا آپشنز ہیں اور کس طرح سے پی ڈی ایم کا اتحاد بچ سکتا ہے, اور حکومت کو جو گھر بھیجنے کا آپ نے ایک اتحاد قائم کیا تھا, اب یہ اتحاد کن شرائط پر قائم رہ سکتا ہے, اور جو استعفے آپ نے پی ڈی ایم سے دیے ہیں ان کے حوالے سے کوئی نظر ثانی ہو سکتی ہے یا نہیں؟ جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی کے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے فیصلے ہیں ویز وی دا پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ, ہمارا موقف جو اس دن کا تھا وہ آج کا بھی ہے, اور ہم اسی موقف پہ قائم ہیں. اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اتنا بڑا اتحاد کا بنیاد اس لیے رکھا تھا کہ ہم چاہتے تھے کہ نہ صرف جمہوریت کا بحالی ہو, نہ صرف ہم رول آف لاء کی طرف پرامن جمہوری طریقہ کار کی طرف آگے بڑھے, مگر اس نالائق نااہل سلیکٹڈ حکومت کو گھر بھیجے. ہم وہ جمہوری ہتھیار استعمال کریں جس سے ہم ان کو گھر بھیج سکتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے سیاسی طور پہ پورے پاکستان کو اب ایک راستہ دکھا دیا کہ اگر آپ نے عمران خان کو گھر بھیجنا ہے, اس ملک کو, اس قوم کو, اس نالائق نااہل سلیکٹڈ وزیر اعظم سے اب جان چھڑوانا ہے, تو ہم نے ایک سیاسی جمہوری روڈ میپ پورے قوم کے سامنے رکھ لیا ہے. یوسف رضا گیلانی صاحب کی الیکشن جو جیت تھا وہ اس کا ثبوت تھا. اس کو ہم نے پروو کر دیا کہ نو کانفیڈنس موشنز کامیاب بھی ہو سکتے ہیں. اگر کچھ ہمارے اتحاد میں ایسے دوست ہیں جو عمران خان کو نہیں ہٹانا چاہتے ہیں, جو بزدار صاحب کو نہیں ہٹانا چاہتے, تو ان کا میں کیا کروں؟ میں پاکستان پیپلز پارٹی اپنا مخالفت کی اپوزیشن, جمہوری انداز کا اپوزیشن, اپنا کامیاب اسٹریٹجی برقرار رکھیں گے. اور ہم بالکل یہ سمجھتے ہیں کہ ترقی پسند پاکستان ایک ضرورت ہے جس میں ہم اپنے عوام کے مسائل برابری کے بنیادوں پہ حل کر سکتے ہیں. اگر کوئی یہ کر سکتا ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی کا نہ صرف ایکسپیرینس ہے, نہ صرف تاریخ ہمیں یہ بتاتا ہے, مگر اب عوام بھی آپ کو یہ دکھا رہی ہے کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہی مل کے اس حکومت کا بھی مقابلہ بھی کرنا چاہتے ہیں, اور جو پاکستان کے مسائل ہیں ان کا بھی مقابلہ کرنا چاہتے ہیں. حمید سمرو اچھا چیئرمین صاحب, یہاں پر آپ کامیابی کی بات کرتے ہیں. سندھ حکومت 12-13 سال سے آپ کے پاس ہے, وزیر اعلیٰ سندھ آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے. شاید آپ کے علم میں لایا گیا ہے کہ نہیں لایا گیا کہ ریاست کے اندر ایک ریاست بنائی گئی ہے. کراچی میں ایک بحریہ ٹاؤن کے نام سے ایک ریاست بنی ہے جس کی کوئی باؤنڈری وال نہیں ہے. اچھا, وہ بڑھاتا جا رہا ہے, قدیم تاریخی مقامات کو بھی مسمار کرتا جا رہا ہے, مقامی جو باشندے ہیں ان کو اقلیت میں بھی تبدیل کرتا جا رہا ہے. تو یہ اس طرح, اور اس کے علاوہ ایک بڑا فراڈ بھی بحریہ ٹاؤن کا تھا جو آپ کے سامنے پتا ہوگا کہ سپریم کورٹ نے ان پہ فائن بھی کیا تھا, اس کے پیسے بھی ابھی تک سندھ حکومت کو نہیں ملے ہیں. تو یہ بحریہ ٹاؤن کا معاملہ کیسے ختم ہوگا؟ یہاں کے جو مقامی لوگ ہیں وہ آج بھی آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ آپ لوگ کیا ان کے سہولت کار ہیں یا جو ہے وہ ان کے خلاف کوئی قدم اٹھائیں گے؟ کیونکہ اس وقت سندھ کے زمینوں کی مکمل جو ہے وہ ذمہ داری, حفاظت آپ کے جو ہے وہ ذمہ ہے. اس میں ایڈ کرتے ایک کراچی کے بلوچ سندھیوں نے ہمیشہ پاکستان پارٹی کو ووٹ کیا ہے اور اس علاقوں میں ان کے دور میں جیتے ہیں. جس دن آپ الیکشن جیت رہے ہیں اس دن بحریہ ٹاؤن میں بلڈوزر چل رہے ہیں, اور آپ کے کتنی بھی ووٹر سندھی جو کراچی کے بانی ہیں ان کے اوپر ان کی زمین پہ قبضے ہو رہے ہیں, ان کے گھر دو سوال کے جا رہے ہیں, اور ان کے بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. کل ہم جب الیکشن مہم میں بزی تھے
कुछ सोशल मीडिया पे और हमारा व्हाट्सएप पे काफ़ी कंप्लेंट्स आए थे कि मलीर में या कंप्लेंट्स आ रहे थे, नाइंसाफ़ी के कंप्लेंट्स आ रहे थे, और जहां हम बिल्कुल इस इलेक्शन में ज़रूर मसरूफ़ थे, लेकिन साथ साथ मैंने सीएम साहब को कहा था कि इस चीज़ का मैंने नोटिस भी लिया है और मुझे रिपोर्ट भी दिया जाए और फिल फॉर जो भी उधर काम हो रहा है उसको रोका जाए तब तक आपका ये रिपोर्ट वापस ना आए। जहां तक आपका सवाल था बाउंड्री वॉल्स का, वो और सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, फैसला का उस पे सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो सबके सामने है और ना मैं ना आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कमिट करना चाहेंगे, लेकिन हम ये ज़रूर इस पे ज़रूर ज़ोर देना चाहेंगे, हम चाहते हैं कि किसी के साथ नाइंसाफ़ी ना हो, और ख़ास तौर पे अगर कल का इंसिडेंट पे किसी के साथ नाइंसाफ़ी हुआ है तो जिन ने इस नाइंसाफ़ी को सपोर्ट किया है उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, और जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला का मुताबिक इन इलाकों का अवाम का हक है, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला के मुताबिक यहाँ के अवाम के इसी ज़मीन के वजह से जो उनको पैसा मिलना चाहिए, जो उनका हक मिलना चाहिए, जिसके थ्रू हम इनका मसाइल हल कर सकते हैं, इनको पानी पहुंचा सकते हैं, गुर्बत का मुकाबला कर सकते हैं, उसका एक रुपया भी आज तक मलीर का अवाम पे खर्च नहीं हुआ। आज तक 1 रुपया सुप्रीम कोर्ट का उस केस की वजह से जो हम मुतालबा करते आ रहे हैं बार बार आपके सामने अवाम के थ्रू कि मलीर का पैसा, सिंध का पैसा सिंध पे खर्च हो, ये सिंध का पैसा है, तो अगर उसी ऑर्डर के मुताबिक वो बाउंड्री वॉल का फैसला या बाउंड्री का फैसला दिया गया है और ना मैं ना आप ना कोई उस हाईएस्ट अदालती फोरम का बाउंड्री वॉल का फैसला पे हम एतराज़ नहीं कर सकते हैं, तो फिर हम इस पॉइंट पे ज़रूर एतराज़ कर सकते हैं कि जो इनका हक है, जो आपने अपने ऑर्डर के मुताबिक इन लोकल्स की कॉम्पेंसेशन की जो आपने फैसला किया है, वो पैसे कहाँ हैं और वो आज तक क्यों मलीर के अवाम को नहीं मिला। आपको याद होगा कि हमारा जो माजी में रिसेंटली तारीखी बारिश के नतीजे में जो मानसून बारिश हुए थे और उसका फ्लड्स का भी नुकसान था, हमारे पूरा सूबा में इतना नुकसान मैंने खुद अपने आंखों का देखा। जगह जगह जाके उन दिनों में ये केस सुना जा रहा था, हम मुतालबा कर रहे थे कि वो पैसा यहाँ के अवाम के हैं। मैंने थर का विज़िट किया, मैंने मीरपुर खास का विज़िट किया, मलीर का विज़िट किया, जहाँ जहाँ नुकसान हुआ था, और हमारा मुतालबा ये था कि ये पैसा, ये अवाम का पैसा है, हम इसी पैसा को उन रिलीफ कार्ड्स के तहत इनको दिलवा सकते हैं, इनका ड्रेनेज इश्यूज का हल कर सकते हैं, लेकिन अफसोस के साथ आज तक वो नहीं हुआ है। संजय बता दीजिएगा, मरियम नवाज ने ट्वीट किया कि मिफ्ता जीते हैं, उनको जीत मुबारक हो, पीपल्स पार्टी को ये सीट हजम करने नहीं देंगे, अब हम छीनना जान चुके हैं, और नून लीग ने इल्जाम लगाया कि पीपल्स पार्टी को अब पीटीआई की तरफ पर एस्टेब्लिशमेंट की मीटिंग के तौर पर लॉन्च किया जा रहा है, इस पर आपका? तो ये तो बड़ा अनफॉर्चुनेट और अफसोसनाक स्टेटमेंट्स हैं, गैर जिम्मेदार स्टेटमेंट्स है, और इनका जवाब तो आप खुद दे सकते हो, इसलिए आप तो हमारा विटनेसेस है। आप यहाँ इस कराची के शहर में रहते हो और आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे जो भी इल्ज़ाम लगा दे आप लगा सकते हो, लेकिन कोई ये साबित नहीं कर सकते कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कोई धांधली की। और अगर ये इल्ज़ाम कोई लगा रहा है तो उनको साबित करना चाहिए। मैं काफ़ी सुन रहा था कि डस्का टू, तो डस्का की तरह कहाँ था वो फायरिंग शायरिंग जो आप लोगों ने करवाए थे? डस्का की तरह था, कहाँ था वो किडनैप्ड पोलिंग एजेंट्स? कहाँ हैं आपके गायब बैग्स? आप शायद हकान अब्बासी साहब, उनका साबिक गवर्नर साहब, खुद ये साबिक वजीर खजाना साहब
वो आरओ ऑफिस में मौजूद थे, गिनती देख रहे थे, उनका हार देख रहे थे, और अपना हार को कवर करने के लिए आप एक झूठा धांधली के इल्जाम लगाएंगे, जब आप जानते हो कि हमारा सब मिलके ये मेहनत है कि हम ये धांधली का जो सिलसिला चल रहा है, हमेशा से चलता आ रहा है, उससे निजात दिलाएं। और अगर आप पाकिस्तान की तारीख उठा के देखें, पाकिस्तान की तारीख उठा के देखें, तो किस जमात ने सबसे ज्यादा धांधली की, कौन सा जमात ओरिजिनल सिलेक्टेड है, और अब वो किसको लेक्चर देंगे? मैं समझता हूं कि झूठे इल्जाम जमहूरी पार्टीज पे लगाने के बजाय हमारे दोस्तों को कुछ इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए कि क्या वजह है कि जिस सीट से शहबाज शरीफ साहब ने खुद इलेक्शन लड़ा था, 2 साल में, 2 साल के अंदर ही अंदर उनका वोट 35,000 से ज्यादा से लेके नीचे अब 15,000 तक पहुंच चुके हैं, और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 7,000 के साथ और 6 पोजीशन में था, हमारा तो डबल से ज्यादा हो चुका है। तो मैं समझता हूं कि चाहे ये कराची का बाय इलेक्शन हो या लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का सेनेट में इशू हो, हमारा मुस्लिम लीग के दोस्तों को हार मानने सीखना चाहिए। दे शुड लर्न हाउ टू honorably accept defeat when they are defeated fairly and squarely in the electoral process. और ये एक बड़ा अच्छा मौका था कि हम सब एक ही बयान देते कि हमने जिस तरीके से हुकूमत को एक्सपोज किया है, वो फाकी हुकूमत को एक्सपोज किया है, उनको छठा 5वें नंबर पे पहुंचा दिया है, तो हम सब की कामयाबी है, पाकिस्तान की अवाम की कामयाबी है। मगर इनका शौक है अपोजिशन से अपोजिशन करना, इनका शौक है कि इमरान के लड़ने के बजाय, एस्टैब्लिशमेंट से लड़ाई छेड़ने के बजाय वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुकाबला करना चाहते हैं। तो पीपल्स पार्टी का मुकाबला करना चाहते हैं तो करो, मगर आप हारोगे। कामरान रजी शर्मा साहब, मेरा सवाल ये था कि ये बताएं कि आपका बयानिया था एक पीडीएम का हुकूमत मुखालिफ है, हुकूमत को गिराने से मुतालिक, अब वो कहाँ रह गया और क्या? मैं समझता हूं कि जो ऑपोजिशन जमातें कंफ्यूज नहीं हैं, उनका तो कंसिस्टेंट और क्लियर पॉलिसी पहले दिन से रहा है कि हम जमहूरी तरीक़ेकार से इनको हरवा सकते हैं, पार्लियामान के मैदान में इनको हरवा सकते हैं, हम अपना एहतजाज और इस स्ट्रैटेजी को मिला के इनको हरवा सकते हैं। जो ऑपोजिशन की जमातें कंफ्यूज्ड है, जिनको पता नहीं है कि उनका सियासत क्या है, उनका ऑपोजिशन का स्ट्रैटेजी क्या है, उनको पता नहीं है कि क्या वो खान साहब को 5 साल देखना चाहते हैं या उनको हटाना चाहते हैं, उनको पता नहीं है कि क्या वो इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहते हैं या बॉयकॉट करना चाहते हैं और इस्तीफा देने चाहते हैं। क्या कराची के अवाम इस नारा को मानेंगे कि मुझे वोट दो ताकि मैं इस्तीफा दे सकता हूं? कोई सर ना कोई पैर उनका सियासत का, उनका सियासी स्ट्रैटेजी का, और उसका नुकसान पूरा का पूरा पाकिस्तानी कौम को, कमजोर अपोजिशन का नुकसान, ये कंफ्यूजन जो नून लीग में रहता है, ये जो जॉक्सटापोजिशन और ऑक्सीमोरॉन का जो स्किज़ोफ्रेनिक स्टांसेस वो लेते हैं, एक दिन ये 5 साल खत्म करेगा, दूसरा दिन वो एक दिन और नहीं रहेगा, इस तरीके से सियासत तो नहीं चल सकता है। हम समझते हैं कि बहुत ज़रूरी है कि सारे सियासी जमातें, ख़ास तौर पे वो जो अपोजिशन में हैं, वो अपोजिशन का जिम्मेदारी होता है हुकूमत का मुखालफत करना, हुकूमत को बेनकाब करना, और इंशाअल्लाह ताला वही हमारा फोकस रहेगा, वही हम और रहेगा। इस इलेक्शन में अगर नून लीग जीत जाता तो मैं खुद शहबाज शरीफ साहब को फ़ोन करके मुबारकबाद दे देता, और मैं समझता हूँ कि जिस तरीक़ेकार से मुस्लिम लीग का इनके हार का, इनका लूजिंग स्पिरिट का जिस तरीके से they have reacted to this loss, it's highly unfortunate, highly immature, and इसका नुकसान तो उनका ही होगा, किसी और को नहीं होगा। इतने सालों से वहाँ पर लोग पानी के लिए तरस रहे हैं, जो
ये कहते हैं कि हमें बिजली और गैस दे दो, हमें पानी दे दो, तो डोंट यू थिंक कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का फेलियर है? क्योंकि एज अ प्रोविंशियल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी तो सेंट्रल गवर्नमेंट की बनती है। अगर आप हम तो जहाँ तक पानी का मसला है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो मुसलसल पानी के मसले को हल करने में जद्दोजहद हर सतह पे करती आ रही है, नेशनल सतह से लेके सूबाई सतह तक। और हमारा ये कहना है कि जब तक हमारा 1999 का वाटर रिकॉर्ड जो हम समझते हैं नाइंसाफ़ी के तहत बनाया गया गलत वाटर रिकॉर्ड है, जिससे सिंध के साथ नाइंसाफ़ी होता है, मगर उस पे भी अमल नहीं होता, उस पे भी अमल नहीं होता। अगर उस पे भी अमल नहीं होता और किसी सूबा को उसका शेयर से कम दिया जा रहा है, यही वफाकी वजीर फैसल वाबडा ने नेशनल असेंबली फ्लोर पे खड़े होकर अपना टर्म की इब्तिदा में माना था कि सिंध के साथ जुल्म हो रहा है, सिंध के साथ ज्यादती हो रहा है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ही स्पेसिफिकली सेड कि एक सूबा सिंध का पानी का हिस्सा उनको नहीं दिलवा रहा है और वो इस इशू को हल करेगा। वो इस इशू को हल करने में नाकाम रहे। नाकाम क्या, उन्होंने उल्टा इरसा में घरबर किया है और इरसा का फोरम भी सही तरीके से नहीं चल रहे हैं। इन सारे के सारे नाइंसाफियों के बावजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी कम वसाइल से ज्यादा मेहनत से इसी इशू पे फोकस्ड है। हम हब से ज्यादा पानी कराची के लिए पहुंचा रहे हैं। इसी बल्दिया टाउन के इलेक्शन में, इसी बल्दिया कि NA249 की कॉन्स्टिट्यूएंसी में हमने पानी की एक लाइन पहुंचाया है, हम और लाइन्स पहुंचाएंगे, लेकिन जब तक पानी के साथ इंसाफ नहीं होगा, जब तक हम वही केस जो इंडिया के साथ लड़ते हैं कि आपने लोअर रिपेरियन के साथ इंसाफ करना है, जब तक बाकी सूबे और ख़ास तौर पे वफाकी हुकूमत उस पर अमल नहीं करता, तब तक पानी की कमी है। उस पानी की कमी के मुकाबला करने के लिए हम अपना पंपिंग स्टेशन पे इजाफा कर सकते हैं, हम अपना S3 के मंसूबे पे काम कर सकते हैं। हमने अपना लाइनिंग ऑफ द कनाल्स के थ्रू काफ़ी टेल एंड्स तक पानी पहुंचाया है इस कमी के बावजूद, मगर इस कमी में इजाफा होगा। दो वजूहात से इजाफा होगा, एक स्ट्रक्चरल नाइंसाफी की वजह से और दूसरा मौसमी तब्दीली की वजह से। तो हमने इस हकीकत का मुकाबला करना है और हम समझते हैं कि हम मेहनत कर रहे हैं। हमारे मेहनत को हम नहीं समझते हैं कि हमने सारे मसाइल हल किए हैं, लेकिन हमारे मेहनत को कराची के अवाम पहचान रहे हैं, हमारे मेहनत को बल्दिया के अवाम पहचान रहे हैं, हमारे मेहनत को NA249 के अवाम पहचान रहे हैं और हमें मौके देने को तैयार है। चेयरमैन साहब ये बता दीजिएगा कि सिर्फ मुस्लिम लीग नून ही नहीं बल्कि दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें नंबर पर भी आने वाली सारी जमातें इस इलेक्शन पर उंगलियां उठा रही हैं और उनका ये कहना है कि धांधली हुई है। ऐसे में क्या आपका जश्न मनाना जो है इखलाकी तौर पर बनता है और शफाफ जो इसकी तहकीकात के हवाले से क्या आप उनका साथ देंगे? क्योंकि आप सर मैं समझता हूँ कि सबसे जो साफ और शफाफ तहकीकात हुआ वो आप सबके आंक थे जो मौजूद थे। पिछले इलेक्शन की तरह कोई पोलिंग स्टेशन के अंदर और बाहर फौज खड़ी नहीं थी। पिछले इलेक्शन की तरह हर जमात का पोलिंग एजेंट्स बाहर नहीं फेंका गया। डस्का की तरह ना धुंध था, ना गायब पोलिंग ऑफिसर्स था, ना गायब फॉर्म 45 थे, ना एक इंसिडेंट था, ना पोलिंग से पहले उन्होंने इन चीजों पे खत्म होने से पहले इन्होंने इन चीजों पे कंप्लेन किया। जब रिजल्ट सामने आने शुरू हो गए तब उनको ख्याल आया कि कुछ गड़बड़ हुआ। तो मैं समझता हूं कि अगर गड़बड़ हुआ, सबूत है तो सामने लेकर आए, वरना चुप हो जाए, मान ले हार चुके हैं। मैं समझता हूं कि ये पीपल्स पार्टी की तारीखी कामयाबी है। एक तीर से इतने शिकार हो चुके हैं, एक साल में दो बसंत हम आपके लिए लेकर आते हैं। हमारा ये क्या है, डॉल्फिन वाले भी, पतंग वाले भी, मुल्ले को भी हमने फारिग कर दिया और हाजी सद शिकार भी शेर का हुआ। तो मैं समझता हूँ कि इलेक्शंस हेल्थी है, जमहूरियत के लिए हेल्थी है और इन सारी जमातों को समझना चाहिए, सारी जमातों को समझना चाहिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुसलसल एस्टैब्लिशमेंट का निशाना बनाया गया।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ऑर्गेनिकली पीछा नहीं धकेला गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक सोचा समझा साजिश के तहत पूरा मुल्क में पीछे धकेलने की कोशिश की गई। आप सब विटनेसेस हो कि कैसे पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर को एक ऐसे जमात के हवाले किया गया, एक ऐसा फाशिस्ट कुव्वत के हवाले किया गया, सिर्फ इस वजह से भाइयों एक दूसरे के दरमियान लड़ाई कर रहे थे, नेबर्स एक दूसरे के साथ लड़ाई कर रहे थे, सिर्फ इस वजह से खुद के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कराची जीतने ना दे। किसी एक जमात ने एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को के खिलाफ साजिश किया। पंजाब में बड़ा फख्र से कहते थे कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सफाया किया। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस किस्म के जुल्म को बर्दाश्त नहीं करेगी। हम एस्टैब्लिशमेंट के बाकियात, पहले सिलेक्टेड दूसरा सिलेक्टेड, हर किसी का सामना करने को तैयार है। हम अपने जियाले को लावारिस नहीं छोड़ेंगे और हम अपना नजरिया के लिए, अपने मंशूर के लिए जदोजहद करते रहेंगे। मैं तो इस एक तो जो भी बशीर मेमन के क्लेम्स हैं उनको तो ऑब्वियसली हम मज़म्मत करते हैं, ऐसा कोई चीज़ नहीं होना चाहिए। बशीर मेमन साहब को भी हम शक की निगाह से देखते हैं। हम पूछना चाहेंगे कि अगर ऐसा हुआ इन केसेस के साथ, तो फिर जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बशीर मेमन साहब का काम जो FIA में था वो ये था कि उसको अस्कर खान केस का इन्वेस्टिगेट करना चाहिए था। अदालत की हुक्म था, अदालत की वजह से उस ओहदा पे वो हटा नहीं सकता था कि उसने अस्कर खान केस का पीछे करना था। अगर अस्कर खान केस का पीछे करने के बजाय वो मेरा लॉन्ड्री का बिल और मेरा नाश्ता का बिल का पीछे करना शुरू कर दिया, तो वो भी हमें जरा बता दे कि किसके कहने पे आपने अस्कर खान केस का इन्वेस्टिगेशन रोका, किस। और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी जारी है, अभी एक ब्रेक लेंगे फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। मुझे कहते हैं इर्जा खान, मेरे साथ हैं वन एंड ओनली मदिहा नकवी, और अब हम आगाज़ करेंगे शाम रमज़ान की दूसरी इनिंग्स का। होपफुली इस वक्त आपके घरों पे इफ्तारियां चल रही होंगी, लाइक इफ्तारी की प्रिपरेशंस चल रही होंगी, तो सारी तैयारियां हमारे साथ रहकर आपने करनी है, क्योंकि अभी 1 घंटा है हमारे साथ। बिल्कुल जी, और इस 1 घंटे में हम कोशिश करेंगे कि आपके साथ बहुत सारे जो सोशल इश्यूज़ हैं वो आपके साथ डिस्कस करने हैं। कोरोना की जो सूरत हाल है वो दिन ब दिन बिगड़ती चली जा रही है, इस हवाले से बात करेंगे, क्योंकि अभी एक जो नया वेरिएंट आ गया है जो कि साउथ अफ्रीकन ब्राज़ीलियन वेरिएंट है। इस वेरिएंट के बारे में कहा जा रहा है कि ये वेरिएंट रिस्पॉन्स नहीं कर रहा वैक्सीन में, क्योंकि अभी AQ में एक रिसर्च भी इस हवाले से बात करेंगे। लेकिन पहले नजर डाल लेते हैं टॉप स्टोरीज पे। बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानी माहिर तालीम ने कैम्ब्रिज इंटरनेशनल की तर्ज पर इम्तिहानी बोर्ड तश्कील दे दिया। 58 ममालिक समेत बरतानवी यूनिवर्सिटीज UAE, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में भी तस्लीम किया जाता है। शहरियों को ट्रैफिक जाम की अजियत से बचाने के लिए DIG ट्रैफिक का अनोखा इक़दाम, नई साइकिल स्क्वाड कायम कर दी। 5 रुकनी स्क्वाड ट्रैफिक बहाली के लिए काम करेगा। 17 रमज़ान मुबारक बरोज़ जुमा सन 2000 हिजरी यौमुल फुरक़ान तारीख़ इस्लाम का यादगार दिन, जब बदर के मकाम पर इस्लाम और कुफर के दरमियान पहली फैसला कुन जंग कुफ़ार कुरैश की ताकत का घमंड खाक में मिल गया। तो ये थी हमारी आज की टॉप स्टोरीज जो आप जान चुके हैं। और सबसे पहले इस राउंड 2 में शाम रमज़ान के हम बात करने जा रहे हैं बहुत इम्पॉर्टेंट इशू पर कि इंसान की आंख की क्या कीमत होती है। इंसान की आंख एक ऐसी नेमत अल्लाह ताला ने दी है कि वो ना हो तो उसके बगैर हम कुछ नहीं हैं।
اور اس نعمت کے بغیر آپ اللہ کی باقی نعمتوں کو دیکھ ہی نہیں سکتے. ملتان میں ایک نہایت افسوسناک واقعہ پیش آیا جہاں پر 16 مریض اپنی آنکھ کا علاج کرانے کے لیے گئے, لیکن وہاں پر 12 مریض جو تھے وہ اپنی بینائی ہی کھو بیٹھے, اور ساتھ میں جو ڈاکٹرز ان کے خلاف اور ہاسپٹل کے خلاف ایکشن تو لیا گیا, اور جرمانہ کتنا کیا گیا, صرف اور صرف 5 لاکھ. یعنی کہ جو 16 مریض جہاں پر گئے ہیں جن کی جو آنکھوں کی سچویشن ہے وہ بہت زیادہ خراب ہوگی, 12 تو ان میں سے 7 خواتین سمیت آنکھوں کی بینائی بھی کھو بیٹھے ہیں. تو ان میں سے اگر دیکھا جائے تو ایک آنکھ کی بھی جو قیمت لگائی گئی ہے نا وہ 41,000 روپے لگائی گئی ہے. بالکل, تو آپ یہ دیکھیں ڈاکٹرز اب مدیہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بینائی جو ہے وہ انفیکشن سے متاثر ہوئی ہے, انفیکشن کی وجہ سے اب یہ مریض جو ہے دیکھ نہیں پا رہے, جبکہ پنجاب حکومت نے اس حوالے سے ایکشن لے لیا ہے اور تحقیقات بھی شروع کر دی گئی ہیں, ہاسپٹل کو سیل بھی کر دیا گیا ہے, لیکن جو جرمانہ لگایا گیا ہے وہ انتہائی کم ہے. اور کیا اس سے جن کی بینائی چلی گئی ہے یہ ان کے ساتھ مذاق نہیں ہے ایک طرح سے؟ نہ یہ ریورس ہو سکتی ہے, نہ یہ کمپنسیٹ ہو سکتی ہے. اسی والے سے بات کریں گے, ہمارے ساتھ موجود ہیں, جوائن کریں گے ہمارے بیورو چیف یاسر شیخ, جبکہ اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں سیکٹری POB اسپتال ڈاکٹر شایان شادمانی صاحب, ان کو بھی شامل گفتگو کریں گے. سر ویلکم ٹو شام رمضان. یاسر, سب سے پہلے تو میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ ایگزیکٹلی یہ واقعہ ہوا کیا تھا؟ جی مدیحہ, یہ افسوسناک واقعہ اپنی نوعیت کا اور اپنی تاریخ کے اعتبار کا بالکل ایک انوکھا واقعہ ہے کہ ملتان شہر میں, کوئی ایک جنگل میں نہیں ہے, ملتان شہر میں لائق رفیق نامی ایک ہاسپٹل ہے, نجی ہاسپٹل ہے. اس میں 16 افراد کا ایک ہی دن آپریشن کیا گیا ہے, اور سرجن ڈاکٹر حسنین صاحب جو کہ ایک سرکاری جو ہاسپٹل ہے اس میں بھی مطلب جاب کرتے ہیں, اور پھر پارٹ ٹائم یہ پرائیویٹ سیٹ اپ پہ بھی بطور سرجن کام کر رہے ہیں. یہ 1 ماہ پہلے ہی آپریشن ہوئے, 16 لوگوں کے آپریشن ہوئے, اور انفارچونیٹلی جیسے آپریشن مکمل ہوئے اگلے دن کے بعد جب ان کی 3 دن کے بعد جب ان کی پٹیاں کھلنی تھی تو ان 12 افراد میں سے 16 میں سے 12 افراد جو ہے اپنی آنکھوں کی بصارت سے محروم ہو چکے تھے. اور جب یہ ڈاکٹر صاحب کو بتایا گیا کہ جی معاملہ یہ ہے کہ اب ان 12 لوگوں کو 16 آپ نے آپریٹ کیے, 12 میں انفیکشن شدید کی نوعیت کا ہو گیا ہے, تو ابھی آنکھوں سے نظر نہیں آ رہا, تو انہوں نے ڈراپس دے کے اور ان کی چھٹی کر دی, ان کو کہا کہ جی آپ چلے جائیں اور یہ پین کلر ہے, آپ 2-3 دن کے بعد آئیں. لیکن کسی ایک شخص کی بھی جو ہے آنکھ کا ریوائول نہیں ہوا, جس کے بعد جب یہ خبریں چلی اور ایئر وائی نیوز نے سب سے پہلے اسٹوری کو بریک کیا تو اس کے بعد حکومت پنجاب نے نوٹس لیا اور پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کے اوپر مشتمل جو ہے ایک انکوائری کمیٹی بنائی گئی, اور اس انکوائری کمیٹی نے ایک ایسا ان کے ساتھ مذاق کیا جس کا انٹرو میں آپ نے تذکرہ کیا. اور یہ چونکہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے انوکھا ہی فیصلہ ہے, جیسے یہ واقعہ انوکھا ہے یہ فیصلہ بھی انوکھا ہے کہ صرف 5 لاکھ روپے اس نجی ہاسپٹل کے اوپر جرمانہ عائد کیا گیا ہے, اور ساتھ ہی جو سرجن جو غفلت کے مرتکب ان کی رپورٹ میں قرار دیے گئے ہیں مدیحہ, ان کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو 12 ایک غلط آپریشن کی وجہ سے, بلکہ ایک ہی تواتر کے ساتھ غلط آپریشن ہوئے ہیں, 16 افراد میں سے 12 تو اپنی بینائی کھو بیٹھے ہیں, صرف 5 لاکھ کو جرمانہ کر کے کام ختم ہو گیا ہے, گرفتاری کوئی نہیں ہوئی. جی نہیں, سب سے بڑا المیہ تو یہی تو ہم پیٹ رہے ہیں کہ نہ تو گرفتاری کے کوئی احکامات ہیں, بلکہ گرفتاری کے حوالے سے یہ کہا گیا ہے کمیشن کی رپورٹ نے, ڈاکٹر عطیہ مبارک نے جس کو اناؤنس کیا, جو چیئرپرسن ہے پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کی, کہ جی جو متاثرہ لوگ ہیں جن کی آنکھیں چلی گئی, جو اندھے ہو گئے, وہ لوگ اگر چاہیں تو اس مذکورہ ڈاکٹر کے خلاف جا کے FIR درج کروا سکیں گے. یہ تجویز دی ہے انہوں نے. مطلب ہے کہ اب یہ جو لوگ اپنی بینائی سے چلے گئے, اب ان میں سے ہے کون مدیحہ, جو سب سے بڑی بات ہے کلاس کون سی ہے, یہ صحت کارڈ ملے تھے اور صحت کارڈ غریبوں کو ملے ہیں پنجاب کے اندر. یہ صحت کارڈ والے کوئی کارپینٹر ہے, کوئی رکشہ چلاتا ہے, کوئی مزدوری کرتا ہے, کوئی کسی ہوٹل کا ویٹر ہے, سارے بلو دا بیلٹ یعنی کہ غربت شرح سے نیچے والے لوگ ہیں. اب ان کو ہدایت یہ ہیلتھ کیئر کمیشن یہ دے رہا ہے کہ جی اگر آپ چاہیں تو کارروائی کرا لیں اور جائیں ہاسپٹل میں دھکے کھا کے آپ نکلیں, اب تھانوں میں جائیں, تھانوں کے بعد کچہریوں میں جائیں. یہ اتنا ایک ظلم مطلب ہوا ہے. اور ہونا کیا چاہیے تھا مدیحہ, ہم تو یہ کہہ رہے تھے, ہم سوچ رہے تھے کہ پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن ایسا پریسیڈنٹ سیٹ کرے گا کہ جو آنے والے جو دنوں میں, آنے والے وقتوں میں کوئی ایسا نااہلی کا واقعہ نہ ہو کہ آنکھ کا ضائع ہونا. آپ تصور کر سکتی ہیں کہ آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے, مطلب کہ اس کی قیمت آپ دیکھ لیں کہ ان کو 16 پہ ملٹیپلائی کر لیں تو کیا کیا آئے گا, اس سے ایک آنکھ کا چشمہ نہیں آتا, اور یہ آنکھ کی قیمت انہوں نے لگائی ہے. بالکل.
ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ موجود تھے یاسر شیخ، اور قانونی کارروائی ایکسپیکٹ کی جا رہی تھی اس طرح سے قانونی کارروائی نہیں ہوئی جو ازالہ جس سے ہو سکے ان لوگوں کا جو اپنی بینائی ہی کھو بیٹھے ہیں. اور آپ دیکھیں کن لوگوں سے بات کی جا رہی ہے کہ جی یہ لوگ جو ہیں یہ جا کے اپنے لیے خود جو کیس اگر بھی لڑیں یہ وہ لوگ ہیں جو دہاڑی دار لوگ ہیں، یہ اب اپنے آپ کو سنبھالیں یا پھر آگے جا کے کیس لڑیں. ایک تو ان کا اتنا نقصان ہو گیا ہے، اوپر سے کیا وہ یہ کیس کرنا اور پھر سارے اس کے قانونی معاملات وہ افورڈ کر سکتے ہیں گے؟ جی بالکل، اسی والے سے بات کریں گے. ماسٹر اسٹوڈیوز میں موجود ہیں POBI ڈاکٹر شایان شادمانی صاحب، ان کو شامل گفتگو کریں گے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، شام رمضان میں اپنے وقت دیا. ڈاکٹر صاحب آپ نے سنا ہمارے بیورو چیف بھی ایکسپلین کر رہے تھے کہ ایگزیکٹلی واقعہ ہوا کیا ہے. از دیر اینی وے کہ ریورس ہو سکے جو اتنا بڑا ان کا لاس ہو گیا لوگوں کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کروں گا RY کا کہ اس اہم ایشو کے اوپر POBI ہاسپٹل کی طرف سے مجھے دعوت دیا. اچھا، اس میں ظاہر ہے کہ انتہائی افسوسناک واقعہ ہے جس کی آنکھ چلی گئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دیٹ از این irreversible ڈیمیج. اس کی واپسی کے عام طور پہ امکانات نہیں ہوتے ہیں، جبکہ اس میں 2 مہینے کا تقریباً وقفہ گزر چکا ہے. اس طرح کے انفیکشنز کا ہو جانا یقیناً جس طریقے سے پوری کمیٹی نے اس کا انہوں نے انکوائری کی ہوگی، اس کے اوپر پوری رپورٹس مرتب کی گئی ہیں، اگر اس کے اندر کوئی پروٹوکولز اور SOPs کا کوئی بریچ نظر آیا ہے تو یقیناً اس کے اوپر انہوں نے کارروائی کی ہے. میں اس کے کارروائی کے جو اماؤنٹ ہے اور جو چیزیں میں اس کے اوپر بالکل نہیں کمنٹ کروں گا. انفیکشن چلے 1 کو ہو گئی، 2 کو ہو گئی، 12 کے 12 تو لوگوں کو انفیکشن نہیں ہو سکتا. میں اسی کی طرف ابھی آ رہا ہوں کہ یہ جب کبھی ایک تھیٹر کے اندر چاہے آپ کے 5 آپریشنز کی لسٹ ہو یا 10 کی ہو یا 50 کی ہو، یہ دنیا میں کسی بھی تھیٹر کے اندر اس طرح کا واقعہ ہو سکتا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کراچی شہر کے انتہائی پرائیویٹ اور اسٹیٹ آف دی آرٹ ہاسپٹلس کے اندر بھی میں نام نہیں لوں گا، وہاں پہ بھی اس طرح کے ایونٹس ہوئے ہیں اور آئندہ بھی ہو سکتے ہیں. اس میں 2 طرح کے ایشوز ہوتے ہیں. ایک تو ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل اسٹاف کی طرف سے جو ایک پروٹوکول اور SOPs ہوتا ہے اس کو اسٹرکٹلی فالو کرنے کا ایک ایشو ہوتا ہے. عام طور پہ ڈاکٹرز کو اس طرح کے کانسیکوینسز کا پتہ ہوتا ہے، اور اس صورت میں ذمہ دار اسپتال کی انتظامیہ ہے جنہوں نے یہ یقینی نہیں بنایا کہ سارے پروٹوکولز فالو ہو رہے ہیں. میں اب آپ کو بتاؤں کہ اس میں ڈاکٹرز اور انتظامیہ کو ان سارے کانسیکوینسز کا پتہ ہوتا ہے. عام طور پہ لوگ اتنی جرات نہیں کرتے ہیں کہ ان پروٹوکولز کو بریچ کریں. اس میں ایک دوسرا پہلو ہے جو شاید یہاں نظر انداز ہو رہا ہے کہ بعض اوقات اس آپریشن کے اندر جو کنزیومیبلز یوز ہوتے ہیں، جس کے اندر ڈرپ ہوتا ہے، جس کے اندر اور بہت ساری کنزیومیبلز جو اس کی اور ہاسپٹل کی بنائی ہوئی نہیں ہوتی ہیں، بعض اوقات جب اس کے اوپر انویسٹیگیشنز جاتی ہیں تو وہ کنٹامینیٹڈ نکلتا ہے. ابھی پچھلے دنوں میرا خیال سال ہوا ہوگا، کراچی کے ایک ہاسپٹل کے اندر اس طرح کا واقعہ ہوا تھا. جب اس کی پوری انویسٹیگیشن ہوئی تو وہ جو پانی ٹیپ واٹر جس سے لوگ اسکرب کر رہے تھے اس کے اندر سیوریج کا پانی اس کے اندر تھا. اب اس طرح کی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کے اندر انسانی، خاص طور پہ ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں، جس ملک میں جس طریقے کی سہولتیں ہیں، آپ ہیومن ایرر کو مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے. لیکن ڈاکٹر صاحب جو آپ کا اپنا ادارہ بھی ہے، اسٹیٹ آف دی آرٹ ایک ادارہ ہے جو کہ غریبوں کا مفت علاج کر رہا ہے، آپ لوگوں کو پک اینڈ ڈراپ سروس بھی دیتے ہیں. سو کیا از اٹ پاسبل کہ یہ لوگ جو کہ متاثر ہوئے ہیں یہ آپ سے کسی طریقے سے رابطہ کر سکیں، آپ ان کو ہیلپ آؤٹ کر سکیں؟ آپ کی اتنی فیسلٹیز ہیں کہ آپ ان کو بلا کے ان کا علاج کر سکیں؟ بالکل. اب اس میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارا ہاسپٹل POBI ہاسپٹل کراچی میں موجود ہے اور یہ گلستان جوہر میں ہے. یہاں پہ انڈر ون روف الحمدللہ ٹرشری کیئر لیول کی تمام سہولیات موجود ہیں. ان کے اندر جو ایکوپمنٹس ہم نے پروکیور کیا ہے وہ اسٹیٹ آف دی آرٹ جو بیسٹ آف دی بیسٹ ہاسپٹل میں ہو سکتا ہے وہ ہے. ہمارے پاس اس طرح کے مریضوں کی جو انفیکشنز ہو جاتی ہیں آنکھوں کی، اس کا پوسٹیریئر سیگمنٹ کی سرجری جو وٹرو ریٹنا کا سرجن کرتا ہے، اس کا نہ صرف ہمارا تھیٹر موجود ہے بلکہ ایکسپرٹ سرجنز موجود ہیں. اور بڑی کم فیسلٹیز اگر پورے پاکستان میں دیکھا جائے بہت کم ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہی وجہ ہے کہ آلدو کہ POBI ہاسپٹل میں ایبسلیوٹلی فری آف کاسٹ تمام سروسز پرووائڈ کی جاتی ہیں. ہم نے اس بات کا بہت خیال رکھا تھا کہ وہ غریب مریض کہ جس کے بارے میں آپ کہہ رہی تھی کہ نہ وہ کوٹ کچہری کر سکتا ہے، نہ کسی کا آگے اس کی کوئی وزن ہی نہیں ہے، اس کو ہم وہ سروسز پرووائڈ کریں جو آپ کے شہر کے کسی بہترین ہاسپٹل کے اندر سروسز پرووائڈ کی جاتی ہیں. تو الحمدللہ ہمارے ہاں تمام چیزوں کا پورا خیال رکھا جاتا ہے. تو کیا ایسا ممکن ہے کہ یہ متاثرین آپ سے کانٹیکٹ کرتے ہیں تو ان سب کو چیک کیا جائے فردن اور اگر کسی کے کوئی بہتری آ سکتی ہے، بینائی ریورس ہو سکتی ہے، ایسا کچھ ممکن؟ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں کہ ایسی ساری سہولیات تو میرا خیال ہے کہ ملتان کے اندر بھی موجود ہوں گی اور ہمیں قطعی طور پہ اس سے کوئی انکار نہیں ہے. اگر وہ ہم سے رابطہ بالکل کر سکتے ہیں اور ہم ان کو ضرور پروسیس کر کے ہم ان کو دیکھ سکتے ہیں. اگر ان کے لیے کچھ کیا جا سکتا ہے تو
हम ज़ाहिर है कि और ये बहुत खुशी सारा महसूस इलाज करेंगे। free of cost बिल्कुल होगा। फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर शायान शादमानी से हमारे साथ मौजूद थे और वो कह रहे थे कि क्योंकि इलाज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है और अगर ये मुतासरीन इनसे रब्ता करते हैं या वो मुतासरीन खुद से रब्ता नहीं कर सकते तो बहुत सारे लोग जो उनके जानने वाले हैं अगर वो POBI अस्पताल से अगर रब्ता करेंगे तो इंशाल्लाह ये उनको फैसिलिटीज देंगे और अल्लाह करे रिवर्स हो बिल्कुल जाए। हम इनकी दुआ बनाई गई करते है। हैं कि अल्लाह उनकी तौफीकात में इजाफा करे और वो जो अच्छा काम कर रहे हैं इसको वो आगे भी कंटिन्यू करें। इसके बाद मदीहा अब हम जो बात करने जा रहे हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है। आप लोग ख्याल नहीं कर रहे भाई SOPs का, कोरोना इतना ज़्यादा फैल गया है मदीहा। ये जो मंथ अभी चल रहा है, खैर आज 30 है, अप्रैल में सबसे ज़्यादा जब से कोरोना वबा आई है पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा कोरोना के केसेस हमने इस मंथ में देखे और सबसे ज़्यादा अमवात की शरह भी इसी मंथ में रही है। और अल्लाह न करे कि आगे मई जून जुलाई का जो महीना आने वाला है वहाँ पर भी कोरोना की तबाहकारियाँ इतनी ना हों। सिर्फ आज के दिन अगर देखें तो 131 अफराद आज के दिन जहाँ बहक हुए हैं। कल अगर हमने बात की तो कल 151 अफराद थे जहाँ बहक हुए हैं। उससे पहले 201 जो अफराद हैं वो भी कोरोना की वजह से जहाँ बहक हुए हैं और ये सबसे ज़्यादा हॉन्टिंग नंबर था जो कि अब तक पाकिस्तान ने अपनी कोविड की तारीख में देखा और अल्लाह न करे कि नंबर बढ़े। मुसलसल ये जो शरह बढ़ती चली जा रही है और डॉक्टर अज़हर पेचेहो जो कि सिंध की जो सेहत की मिनिस्टर हैं उन्होंने एक निहायती अलार्मिंग किस्म का मैसेज दिया है और उन्होंने कहा है कि अब क्योंकि हमारे यहाँ पे जो वेरिएंट आया है वो ब्राज़ीलियन भी है, साउथ अफ्रीकन भी है, जो कि बहुत ही मुश्किल है कि जो वैक्सीनेशन में जो हम लगवा रहे हैं वो वैक्सीन इस पे रिस्पॉन्स कर सके। इसी वाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के वाइस चांसलर डॉक्टर जावेद अकरम, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपने शामिल रमज़ान में वक्त दिया। डॉक्टर साहब अभी स्पेसिफिकली जो हमने देखा है कि आगा खान यूनिवर्सिटी ने जो 13 सैंपल लिए हैं और उनमें उनको तशख़ीस हुई है कि ब्राज़ीलियन वायरस भी है और साउथ अफ्रीकन वायरस भी है और ये भी कहा जा रहा है कि ये दोनों वायरसेस जो हैं ये रिस्पॉन्ड नहीं करे वैक्सीनेशन से। ये कितनी खौफनाक बात है कि अगर ये दो वेरिएंट पे हमारे पास आ गए हैं तो। देखें मदिया, मेरा नहीं ख्याल कि इतने छोटे सैंपल पे आप ये कंक्लूड कर सकते हैं कि हमारी वैक्सीन्स करामत नहीं है। दुनिया में काम हो रहा है और हम भी काम कर रहे हैं नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग के ज़रिए। हम जितने भी PCR के सैंपल लेते हैं इनको हम सब्जेक्ट करते हैं टू टेस्टिंग के, जो इनकी जेनेटिक टेस्टिंग है और अभी तक ऐसा नहीं है कि कोई भी वैक्सीन जो है जितनी भी हमने टेस्ट की हैं, चाहे वो कैंसाइनो थी या ZF 2001 थी या अभी हम लिवियन की कर रहे हैं, तो कोई भी वैक्सीन ये इफ़ेक्टिव रही हैं। देखें 100% इफ़ेक्टिव तो वाकई कोई भी वैक्सीन नहीं है। 100% इफ़ेक्टिव हैं इस चीज़ से कि वो आपकी जान के ख़तरे को टाल देते हैं, आपको सीरियस डिजीज़ से बचा लेते हैं। 75% तकरीबन इफ़ेक्टिविटी है कि आपको बीमारी होने नहीं देते। जहाँ तक ये म्यूटेशंस का ताल्लुक है, डेफिनेटली हमें पता है कि इस वक्त सबसे ज़्यादा प्रेवलेंट म्यूटेशन पाकिस्तान में B117 है, ख़ासकर लाहौर में, जो कि UK वेरिएंट है। साउथ अफ्रीकन वेरिएंट भी है लेकिन वो इतना ज़्यादा नहीं है। डबल म्यूटेंट जो आया है स्ट्रेन इंडिया का, वो अभी तक हमें नहीं मिला और अल्लाह करे कि वो ना मिले, क्योंकि वो भी बहुत डेंजरस स्ट्रेन है। तो देखें, एक तो इनके ये जो मेन मसला है कि ये आपकी इन्फेक्टिविटी का चांस बढ़ा देते हैं कई गुना। अगर आपको दो आदमियों को लगना था तो 6 को लग जाता है। तो इसलिए इसका नतीजा तो अखज़ ये होना चाहिए कि हमें उतने ही ज़्यादा सीरियसली इस बीमारी को लेना और SOPs जो भी हम टूटे फूटे पर अमल कर रहे हैं उनको कई गुना बढ़ाना चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। इसीलिए जिन SOPs पे हमने अमल दरामद कराया था, क्योंकि अब जो वेरिएंट आ गया है पाकिस्तान में भी दुनिया भर में, वो फैल बहुत जल्दी से रहा है। तो इसका मतलब है कि और SOPs हमें सख्त करने की ज़रूरत है। 100% यही चीज़ है कि आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर उसका फैलाव के चांसेस 3 गुना बढ़ गए हैं तो हमें SOPs को 3 गुना ज़्यादा इन्फोर्स करना पड़ेगा, चाहे वो हम लॉकडाउन के ज़रिए चाहे करें, चाहे कर्फ्यू के ज़रिए, या हम खुद ही अपना माइंडसेट समझ लें कि हम वाकई ही ये चाहते हैं कि हम इस मुबारक महीने में अपनी जान और लोगों की जानें बचाएं। तो वो है। तीसरा ये भी है कि ये बच्चों को भी लग रहा है अब। पहले बच्चों के रिसेप्टर्स, क्योंकि H2 बड़े इमेच्योर रिसेप्टर्स से उनको नहीं लगता था, अब उनको भी लग रहा है। और मैं समझता हूँ कि वैक्सीन का इस वक्त ये कहना कि वो इफ़ेक्टिव नहीं है, ये लोगों को डिस्करेज करने वाली बात होगी कि वो नहीं वैक्सीन करेंगे। वो कहेंगे अगर वेरिएशन आ गई हैं या म्यूटेशन आ गई हैं फिर हम क्यों लगवाएं।
تو اس لیے آگے ہی ہمارے بہت ابہام ہیں. تو اور میں آپ کے ذریعے یہی کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی تک ہمارے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے اور دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے کہ یہ ویکسین کرامت نہیں ہے. بتا دیجیے ظاہر ہے نئی ویکسین آپ کی جانب سے ڈاکٹرز فیکلٹی کی جانب سے حکومت وقت کو کوئی پیغام ہے, آپ لوگوں نے کوئی سجیشن دیے کہ اب لاک ڈاؤن کی طرف جانا چاہیے؟ دیکھیں میں تو یہ کہوں گا جی کہ جو بھی ہم نے کوئی بھی ایسا قدم جس سے زندگیاں بچ سکتی ہیں وہ کرنا چاہیے. ڈیفینیٹلی جو آرمی کو بلایا گیا ہے وہ اس لیے نہیں بلایا گیا کہ ہاتھ دلوانے کے لیے اور ماسک بنوانے کے لیے, وہ ایک انفراسٹرکچر کریٹ کیا گیا ہے. آج میں اور آپ کہہ بھی دیں لاک ڈاؤن, تو اس کو کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے پاکستان کے مائنڈ سیٹ میں, جہاں پہ وائلیشنز ہم ہر قانون کی کرتے ہیں. تو اسی لیے جو ایک ہمارے پاس فورس ہے جس کا ہمیں فخر ہے وہ ہماری پاکستان آرمی ہے, ان کے ذریعے ہی انفورسمنٹ ہوگی. خالی کہہ دینا کہ لاک ڈاؤن ہو گیا وہ کافی. بہت شکریہ, ہمارے ساتھ اس وقت لائن پر موجود تھے, اور وہ یہ کہ ہمیں SOPs کو اگر ہم 100% فالو کر رہے ہیں تو پھر ہمیں 200% فالو کرنا پڑے گا. بالکل, کیونکہ ہم اسٹرکٹ لاک ڈاؤن میں نہیں جانا چاہتے, تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم تمام جو SOPs ہمیں حکومت کی جانب سے دیے گئے ہیں ان کو فالو کریں. چلے جی آگے بڑھتے ہیں اور آپ کی آج ملاقات کرواتے ہیں, تھوڑا سا آپ کا موڈ چینج کرتے ہیں. ایک بالکل تھوڑی سی ڈاؤن خبریں ہو گئی ہیں, موڈ تھوڑا سا ایلیویٹ کرنے کی بہت ضرورت ہے. ایگزیکٹلی, ایک بڑا مختلف قسم کا اسکواڈ ہے جناب. ویسے تو آپ نے دیکھا ہے کہ بائکس کا اسکواڈ بھی دیکھا ہے, لیکن بائک سائیکلز کا آپ لوگوں نے اسکواڈ نہیں دیکھا ٹریفک پولیس کے والے سے, وہ بھی ٹریفک پولیس ہے جی جناب, پولیس کا بائسیکل اسکواڈ. ایگزیکٹلی, پہلے ہم نے اسکیٹنگ کرتے ہوئے بھی آپ کو دکھائے تھے جناب کہ کیسے جو سیکیورٹی اہلکار ان کا اسکواڈ بن گیا, بائکس کا علیحدہ سے بن گیا, بائک سائیکلز کا اسکواڈ بنا ہے. یہ ہم آپ کو بڑا انٹرسٹنگ لگ رہا ہے. بالکل. DIG ٹریفک اقبال ڈاڈا کی جانب سے نئی سائیکل اسکواڈ کا افتتاح کر دیا گیا. یہ سائیکل اسکواڈ کب, کہاں اور کیسے کام کرے گا یہ ہم آپ کو دکھائیں گے. آج سے ان کو لانچ کر رہے ہیں صدر کے ایریا میں اور اولڈ سٹی کے ایریا میں, اور اگر سکسیسفل ہوئے تو اس کو پھر ریپلیکیٹ بھی کریں گے. مقصد یہ ہے کہ ٹریفک مینجمنٹ بہتر ہو اور ان کی ایکسیس بہتر ہو, جہاں پہ ٹریفک کا پرابلم کریٹ ہو رہا ہے یہ وہاں تک پہنچ سکے. منفرد ڈیزائن کی خوبصورت سائیکلیں کہ جو شخص ایک بار دیکھے تو دوبارہ رک کر ضرور دیکھے. 5 جوانوں پر مشتمل سائیکل اسکواڈ عبداللہ ہارون ٹریفک سیکشن اور اولڈ سٹی ایریا کے لیے تیار کی گئی ہے. رش کے ایریاز میں یہ جوان اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے. اولڈ سٹی ایریا اور صدر کے ایریا میں جیسے ہی رمضان شروع ہوتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایکسٹراڈنری رش بڑھ جاتا ہے. صورت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ سائیکل اسکواڈ تشکیل دیا ہے. 5 جوان ہیں اس میں, ویسل سے بھی کریں گے, ان سب کے پاس واکی ٹاکی بھی ہوگی, اپنے افسر کو بھی بتائیں گے, چلاننگ آفیسر کو بھی بتا سکیں گے, ہمارے جو مددگار 1915 جو نمبر ہے ہیلپ لائن ٹریفک کا اس کو بھی بتا سکیں گے. تو انفارمیشن کا کام بھی دیں گے, مینجمنٹ کا بھی کام دیں گے اور انفورسمنٹ کا بھی کام دیں گے. کراچی کے کئی علاقے ایسے ہیں جہاں اچانک سے ٹریفک جام کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے. DIG ٹریفک اقبال ڈارا کہتے ہیں اگر اس فورس کو بنانے کا مقصد کامیاب ہو گیا تو دیگر ٹریفک سیکشن پر بھی سائیکل اسکواڈ کی تعیناتی کی جائے گی. کیمرامین کاشف نظامی کے ساتھ نذیر شاہ, ARY نیوز کراچی. کیا بات ہے جی نذیر شاہ کی, لیکن سائرن کی مجھے تھوڑی بہت کمی یہاں پہ فیل ہو رہی تھی. کافی کیوٹ لگ رہے تھے نذیر یہ بائسیکل چلاتے ہوئے, اور واقعی بائسیکلز ہیں بھی بڑی پیاری اور بڑا پاپنگ سا کلر ہے. بہرحال اگر جب آپ کو یہ بائسیکل اسکواڈ سڑکوں پہ نظر آئے گا تو آپ نے ان کے ساتھ تعاون ضرور کرنا ہے. ابھی ایک بریک لیتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک جی, بریک سے واپس آ چکے ہیں. تو دنیا میں ایدھی اور ایدھی فاؤنڈیشن سے کون واقف نہیں ہے. یہ فلاحی ادارہ دن رات لوگوں کی خدمت کر رہا ہے, پیش ہے, اور اب یہ ہوا ہے کہ سنیک ویڈیو کے نام سے ایک ایپ ہے جس نے ایدھی کے ساتھ کولابوریشن کیا ہے اور عید ود ایدھی کے تحت یہ کام کر رہے ہیں. بالکل جی, کام کرنے میں مصروف ہے, اور ساتھ میں ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جہاں آپ دیگر ایپس پر ویڈیوز بنا کر اپلوڈ کرتے ہیں تو صاف شفاف اور اصلاحی ویڈیوز بھی بنا کر اسنیک ویڈیوز پر آپ لوگ اپلوڈ کریں. یہ صدقہ جاریہ بھی ہے, اس میں آپ لوگوں کی انفارمیشن کے حوالے سے کام بھی کریں گے. ہو سکتا ہے لوگ آپ سے انٹرٹین بھی اور ساتھ میں آپ سے میسج بھی لے لیں. آپ کی اس ویڈیو کے بدلے ممکن ہے کہ کسی کی مدد بھی ہو جائے اور آپ کسی ضرورت مند کی امداد بھی کر سکیں. اور ان کا سلوگن ہے ایک اور مسکراہٹ ایک اور صدقہ, اور اسی والے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ایدھی فاؤنڈیشن کے روح رواں اور سربراہ فیصل ایدھی صاحب. ان کو شامل گفتگو کریں گے. فیصل بھائی بہت شکریہ, آپ نے شام رمضان میں وقت
किया। सबसे बताइएगा कि ईदी फाउंडेशन जो स्नैक ऐप के साथ मिलके, स्नैक वीडियोस के साथ मिलके, इश्तिहार मिलके जो मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, इसका पर्पस बताइएगा। असल में जो है ये पहले मेरे पास आए तो उन्होंने कहा कि हम आपके साथ कोलैबोरेशन करना चाह रहे हैं, तो मैंने उनको मना कर दिया। फिर मेरे बेटे के पास गए और उन्होंने फिर उसको कन्विंस किया, फिर मैंने जो है वो मेरे पास आए, तो फिर मैंने कहा चलें ठीक है कर लेते हैं। इनका टारगेट है 20 लाख स्माइल्स जो हैं वो जमा करनी है और अभी तक 12 लाख जो है वो स्माइल्स इन्होंने जो है वो कर ली हैं, मतलब अपलोड हो चुकी हैं। और जितने ज़्यादा लोग, मतलब ये एक ऐसी ऐप है कि इसमें आप 3 सेकंड से लेके 1 मिनट तक की जो है वो वीडियो अपलोड कर सकते हैं। इसमें फैमिली हैं, फ्रेंड्स हैं, फ़नी वीडियोज़ हैं, कोई भी मतलब अच्छी वीडियोज़, और इसको ये मॉनिटर भी करते हैं ताकि फाशी जो है वो ना हो इसमें और गैर अखलाकी वीडियोस ना कैसा जाएं। कंटेंट अपलोड हो रहा है? अब जैसे एक वीडियो अपलोड होती है तो उसका कुछ एक हिस्सा जो है वो डोनेशन में जा रहा है, ऐसा अब उनका टारगेट है 2 मिलियन का और उस हिसाब से जो है वो 12-13 लाख तो हो चुकी हैं और उम्मीद है कि अगले 1 आध हफ्ते के अंदर पूरी की पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो यानी कि जो आपने कि आपने स्माइल्स इकट्ठी करनी है, तो जो आप लोगों का स्लोगन है कि एक और मुस्कुराहट एक और सदका, सो इसको मैं चाहूँगी फैसल भाई आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करें और साथ में हम लोग और जो लोग देख रहे हैं हम किस तरीके से पार्टिसिपेट कर सकते हैं, हम किस तरीके से डोनेट कर सकते हैं। हाँ, बस इसी के आप ये ऐप डाउनलोड करें अपना स्नैक वीडियो और इस पे जो है वो आप अपलोड करें अपनी वीडियो बना के छोटी सी, और फिर इसको इससे जो है वो ईदी को फ़ायदा होता है और एक तो हमें जो है उन्होंने हमें काफ़ी पब्लिसिटी दी है और हमारा अपना बजट होता नहीं है पब्लिसिटी का, इसलिए जो है वो हमें ये बेनिफिट दे गया और इससे हमें जो भी मिलेगा हम बच्चों की फलाह बहबूद और हमारे जो शेल्टर होम्स हैं, हमारी पनाह गाहें हैं, उसमें हम इसको फिर यूज़ करेंगे। ऑलरेडी इतना आप लोग काम कर रहे हैं, एक तो गुर्बत हमारे मुल्क में कोई आज का मसला नहीं, बहुत पुराना मसला है, मुफलसी, नादारी, ये तमाम तो चीज़ें साथ चली आ रही थी। फिर कोविड ऐड हो गया, पिछले साल कोविड और अब का जो कोविड है उसने तबाही तो और ज़्यादा मचा दी है। कितना प्रेशर आप समझ फील कर रहे हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन पे, क्योंकि पिछले साल हमने देखा कि आपके बहुत सारे वॉलंटियर्स भी मुतासर होते कोविड की वजह से। हाँ, हमारे 3 लोग इंतकाल कर चुके हैं कोविड की वजह से, और एक पेशावर में, एक मुल्तान में, एक कराची में। और हम लोगों ने काम इसमें सीख लिया, अब तरीका किस तरीके से जो है वो इसको काउंटर करना है। और अब हमारे पास एक्सपर्टी भी, अल्लाह ना करे इस वक्त पंजाब के हालात सही नहीं है लेकिन हमारी टीमें काम कर रही हैं वहाँ पे, हमें अब परेशानी नहीं है। पहली दफ़ा जो आया था उसमें हम बहुत परेशान हो गए थे कि किस तरीके से उसको काउंटर करना है। ये बड़े बड़े डॉक्टर वहाँ पर जमा होते थे मुख्तलिफ मीटिंगों में, वो सबको डराते थे, ये नहीं बताते थे कि करना किस तरह है, फ़ाइट किस तरह करनी है, सबको डराते थे। तो फिर हम खुद परेशान हो गए थे, लेकिन अब हम इनके खौफ से निकल गए हैं। अब हम सीख गए हैं कि हमें एक मुकाबला किस तरह करना है, वो हमें उनकी ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल, अब आवाम भी आहिस्ता आहिस्ता सीख रही है कि कैसे मुकाबला करना, और ईदी फाउंडेशन इतना ज़्यादा काम कर रही है पाकिस्तान में भी। अब भारत में सिचुएशन बहुत वर्स हो गई, वहाँ पर हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए कोरोना को लेके, मतलब 3-3 लाख केसेस रिपोर्ट होना शुरू हो गए। तो वहाँ पर आपने मदद की पेशकश की? उन्होंने सबसे बड़ी गलती की, उन्होंने मजहबी रसूमात जो है वो बहुत बड़ी मजहबी रसूमात की। इसमें 35 लाख लोगों को इन्होंने जो है इनवाइट किया, मेडिकल हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं उनको मना किया कि ना करें, उनको नज़रअंदाज किया और बड़े बड़े ऐलानात किए और हमने शिकस्त दे दी है कोरोना को। लेकिन आज इंडिया के गांव तक, मतलब हर स्टेट और हर ज़िले तक जो है वो इश्यूज़ आ चुके हैं। ऑक्सीजन नहीं मिल रही, बेड्स नहीं मिल रहे, एम्बुलेंसेस नहीं है, मैयतों को मोटरसाइकिल्स पर लेकर जा रहे हैं, रिक्शों पे लेके जा रहे हैं। ये बताएं जैसे गांव तक जो है वो हलाकतें शुरू हो चुकी हैं। अल्लाह उनकी आसानी करे, अल्लाह उनमें जो है वो इस अजाब, इस तकलीफ से, इस परेशानी से इनको जल्द निकाले और हमें भी जो है वो सीखने का मौका मिले कि हम भी किस तरह की बड़ी अभी भी लग रहा है फैसल भाई लोग सीख नहीं रहे। अभी आप मुझे बताइए, जैसे कि आप लोगों ने पेशकश की है, आपको दुनिया जहां ने जेस्चर की, बड़ा अप्रिशिएट भी किया है, ये कहेगा कि वहाँ से भारत से क्या जवाब आया, रिस्पांस क्या मिला? पब्लिक का रिस्पांस बहुत अच्छा, वहाँ की जो पब्लिक थी, वहाँ का मीडिया था, उन्होंने बहुत अच्छे रिस्पांस दिया है। गवर्नमेंट खामोश है, गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर रही है। देखिए, मुसलमानों ने भी जो है वो अपनी हज को पिछले साल जो है वो नज़रअंदाज कर दिया, नहीं किया। इस साल भी जो है वो शायद ना करें, क्योंकि तो तरावी भी जो है लोग नहीं पढ़ने जा रहे हैं, बहुत कम जा रहे हैं, फासला रख के जा रहे हैं, बहुत एहतियात कर रहे हैं। इसलिए जिम्मेदारी का सबूत, और फिर मुसलमानों में वैक्सीन लगी भी कम है।
गरीब मुसलमान मुल्कों में अभी तक हम पाकिस्तान में 1% वैक्सीन लगा पाए, इंडिया में तो अभी भी 12% पॉपुलेशन को उन्होंने वैक्सीन लगा ली थी। हमने तो हमारे पास वैक्सीन एक तो बन नहीं रही और दूसरी वो तो खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं। पेटेंट की वजह से जो मल्टीनेशनल जो बड़ी कंपनियां हैं, दवासाज कंपनियां, इसको बहुत महंगा बेच रही हैं। इसको पेटेंट ख़त्म करना चाहिए ताकि गरीब मुल्कों को जल्दी से लगे और अच्छा मतलब जल्दी से लगे और ये कंट्रोल हो जाए। सही। अच्छा, डिफरेंट इनिशिएटिव्स के थ्रू हमने हमेशा से देखा, हमने एदी फाउंडेशन को हमेशा से सपोर्ट किया और हर बंदा जिसने खुद एदी साहब को सड़कों पे लोगों के लिए मांगते हुए देखा है। एदी साहब आज हो ना हो, लेकिन एदी फाउंडेशन का जब नाम आता है तो लोगों का एतमाद वहीं का वहीं है। ये बताएगा कि आप कितने पुरुमीद हैं कि अब जो स्नैक वीडियोस जो आई हैं उनके साथ आपका इश्तराक जो है कितना कामयाब है? हमें तो बेनिफिट हो गया। उन्होंने हमें एक जो है वो मदद की और सपोर्ट की। उन्होंने हमारे जो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स थे उनके लिए हमें फंड्स भी दिए और उन्होंने कहा कि हमारे इस कैंपेन का हिस्सा बने, तो फिर मैं बन गया और हमें तो एक दफ़ा मिल गया और इनका जो टारगेट है वो अपनी जगह पूरा हो जाए, अल्लाह करे। अच्छा, अब करना ये है, जैसे मुझे ये ऐप डाउनलोड करनी है अपने फ़ोन में और बस उस पर वीडियो बनाकर अपलोड कर देनी, दैट्स इट। हाँ, सेम वही जो टिकटॉक है ना, सेम वही चीज़ है। जितनी मुस्कुराहटें उतना ही सदका। मैं फैसल भाई आपसे चाहूँगी, क्योंकि लोग आपकी बात मानते हैं, हम तो लोगों को कह के थक गए हैं कि भाई कोविड के केसेस बहुत बढ़ते चले जा रहे हैं। ये आपका कैमरा है, आप कैमरे में लोगों को कोई मैसेज देना चाहें तो प्लीज़ ज़रूर। मैं लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि एहतियात करें। हमने वैसे भी एहतियात किया है, लास्ट ईयर भी एहतियात किया था और मज़ीद हमें एहतियात की ज़रूरत है। और हम में कुछ बेवकूफ़ लोग भी हैं जो कि इसको डिनाई करते हैं, यहूदियों की साजिश, और कभी क्या कहते हैं कभी क्या कहते हैं, लेकिन ये एक हकीकत है, हमें इसको तस्लीम करना है। हम डिनाइल मोड में नहीं जा सकते। इंडिया जो है वो डिनाइल मोड में गया तो आज आप देख रहे हैं कि वहाँ पे क्या सूरत हाल है। और हमें एक जो है वो ज़िम्मेदार शहरी पाकिस्तानी शहरियों की हैसियत से जो है वो SOPs पे अमल करना है और मास्क लगाएं, हाथ ना मिलाएं। लोग मास्क लगाते हैं, हाथ मिलाते हैं, हाथ मिलाते हैं, आपने जरासीम शेयर कर लिए अपने, हाथ ना मिलाएं और फासला रखें। फासला रखें, मास्क जरूर लगाएं, कि जब आप मास्क लगाएंगे तो 50% तो आपको प्रोटेक्शन वहीं पर मिल जाएगी। लेकिन स्माइल्स डोनेट करें। बिल्कुल, स्माइल्स आपने दी है और साथ में एहतियात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अब अगर लॉकडाउन हो गया तो लॉकडाउन से कुछ नहीं होगा, गुर्बत मजीद बढ़ेगी, आपकी और हमारी मुश्किलात बढ़ेंगी। बहुत शुक्रिया जी। फैसल एदी साहब हमारे साथ मौजूद है। एक छोटी सी ब्रेक की तरफ हम जा रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। अभी आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ देंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का गवर्नर बलूचिस्तान को भेजा गया ख़त मौसूल हो गया है। ख़त में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि बलूचिस्तान में नया गवर्नर तैनात करना चाहता हूँ, दरख्वास्त है कि मुस्तफ़ी हो जाएं। इसी वाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे। हमारे नुमाइंदे अब्दुल कादिर हमारे साथ मौजूद हैं। जी कादिर, मज़ीद क्या तफसीलात है इस मामले की? देखिए, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने गवर्नर बलूचिस्तान की तब्दीली का फैसला किया है और जो मौजूदा गवर्नर बलूचिस्तान जस्टिस रिटायर्ड अमानुल्लाह खान है उन्हें ख़त तहरीर किया है और इस ख़त में उन्हें अपने फैसले से आगाह करते हुए कहा है कि बलूचिस्तान में नया गवर्नर तैनात करना चाहता हूं, लिहाजा आपसे दरख्वास्त है कि अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो जाएं। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने ख़त में ये भी जिक्र किया कि ये फैसला उन्होंने किसी परफॉर्मेंस की बुनियाद पर नहीं किया, लेकिन पॉलिटिकल सिचुएशन जो सूबे में है और पाकिस्तान की है उसको मद्देनजर रखते हुए ये फैसला किया और उनसे दरख्वास्त की गई है कि वो अपना ओहदा छोड़ दें ताकि नया गवर्नर तैनात किया जा सके। सही, बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर आपका मैं तफसीलात से आगाह करने के लिए। और अब क्योंकि इफ्तार का वक्त जो है वो करीब करीब है और बहुत सारे लोग इस वक्त इफ्तार बनाते हुए हमें देख भी रहे हैं, तो आज हमारे पास एक बड़ी मज़ेदार, बड़ी चटपटी किस्म की रेसिपी आपके साथ शेयर करने के लिए। अच्छा जी, क्या रेसिपी है वो? जी, रेसिपी तो है एक चटपटे आलू की। चटपटे आलू के खट्टे आलू? चटपटे आलू। चटपटे आलू, कहीं पर इसको खट्टे आलू भी कहा जाता है, कहीं पे चटपटे आलू भी कहा जाता है, और साथ में एक बड़ी बेहतरीन जनाब मशरूब भी है। और वो मशरूब आप बताएंगी? वो है जनाब रूह अफ़ज़ा लगून। बिल्कुल जी, रूह अफ़ज़ा लगून, ठंडा ठार किस्म का। तो रेसिपी अभी दिल तो नहीं कर रहा देखने का क्योंकि मुंह में बहुत पानी आ रहा है, लेकिन मजबूरी है, चले देखते हैं। आज की हमारी रेसिपी है चटपटे आलू और रूह अफ़ज़ा लगून। बेबी पोटैटोज हाफ केजी, हरा धनिया 2 टेबलस्पून, लाल मिर्च 2 टेबलस्पून, गरम मसाला हाफ टेबलस्पून, हल्दी हाफ टेबलस्पून, नमक हस्बे जायका, इमली का रस 1 कप, ऑयल 3 टेबलस्पून। इसको अच्छे से मिला लें।
अब इसको सर्व करें। रूह अफ़ज़ा लगून, दूध 1 गिलास, चिया सीड 1 टेबल स्पून, रूह अफ़ज़ा 2 टेबल स्पून, बर्फ हस्बे जरूरत। लीजिए, हो गए आपके चटपटे आलू और रूह अफ़ज़ा लगून तैयार। मदिहा, ये दोनों इतने लजीज लग रहे हैं, अगर अभी मेरे सामने आ जाए तो मेरे लिए ये डिसाइड करना बड़ा मुश्किल आ जाएगा कि पहले मैं ड्रिंक पीऊंगी या फिर मैं पहले वो खट्टे आलू ट्राई करूंगी या लेकिन चटपटे अभी आलू आपके try सामने आ करूंगी। जाएगी तो मैं आपको बिल्कुल बता सकती हूँ कि इफ्तार में काफी टाइम है, तो मैं आपको उसी वक्त रोक लूंगी एंड यू विल हैव प्लेंटी ऑफ टाइम कि आप सोचे कि जी मुझे पहले क्या लेना है। खैर, जो भी बनाएं कोशिश करें घर में चीजें बनाएं, बाहर की बाहर चीजें से खाने avoid करें, से इज्तनाब करें। कोविड बहुत फैला हुआ है, इसलिए अपना ख्याल रखें और कोरोना से तो कोसों दूर है। वो कहते हैं ना, कोरोना से डरना नहीं, लड़ना नहीं, लड़ना नहीं है, बिल्कुल नहीं लड़ना, इससे आपने दूर ही भागना है जितना भी हो सके। थोड़ा सा घबराएं इससे, कोरोना से। चलें, कल मुलाकात होगी आपसे, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे इर्जा खान को और मदिहा नकवी को दीजिए इजाजत। शाद अल्लाह रहिए, हाफ़िज़। आबाद रहिए, अल्लाह हाफिज। Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat En stade für un eus qu'elles EDN Reznach Disney World zus par an.